जय हिंद दोस्तों। लर्निंग विथ राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ सेक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए, ठीक है। लर्निंग विथ राहुल यूट्यूब चैनल में पार्ट 1 वीडियो जो है वो है कि नीलकुरिंजी संरक्षित पौधों की सूची में शामिल कर लिया गया है। नीलकुरिंजी को संरक्षित कर दिया गया है, संरक्षित पौधों की सूची में इसको शामिल कर लिया गया है, ठीक है दोस्तों। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नीलकुरिंजी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूचित 3 के तहत सूचीबद्ध किया गया। क्वेश्चन याद रखिएगा, नीलकुरिंजी को संरक्षित किया गया। पहली बात, किस अधिनियम के तहत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कौन सी अनुसूची में संरक्षित किया गया? अनुसूचित 3 में इसे संरक्षित किया गया है। किसने संरक्षित किया है? भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। 4 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं दोस्तों कि नीलकुरिंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया है। किसने शामिल किया है इसे? तो आपका आंसर होगा भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, ठीक। नीलकुरिंजी को किस अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। किस अनुसूची में संरक्षित किया गया है? अनुसूचित 3 के अनुसार इसे सूचीबद्ध, इसमें अनुसूचित 3 में इसे रखा गया है, ठीक है दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि एक्चुअल में नीलकुरिंजी जो है वो लुप्त प्राय नहीं है, बिल्कुल ख़त्म नहीं है, लेकिन फिर भी इसे संरक्षित प्रजातियों की तहत इसे शामिल कर लिया गया है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट। जो यह उन 19 संयंत्रों की सूची में शामिल कर लिया गया है जो अनुसूचित 3 के तहत सूचीबद्ध हैं। तो अनुसूचित 3 में कितने चीज़ों, कितने संख्या में कितने हैं? 19 संयंत्रों को अनुसूचित 3 में सूचीबद्ध किया गया है। और सबसे खास बात कि नीलकुरिंजी पौधों को उखाड़ने या नष्ट करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और 3 साल की कैद भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा नीलकुरिंजी की खेती करना ये अनुमति नहीं है और उसके कब्जे की भी अनुमति नहीं है। नीलकुरिंजी की खेती नहीं कर सकते हैं आप, ना ही उस पर कब्जा कर सकते हैं, ठीक। नीलकुरिंजी कहाँ खिलती है? मुन्नार में खिलती है, ठीक ना। और ये प्रमुख आकर्षण रहता है, देखने के लिए लोग इसको जाते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि अगर इनको, इनके फूलों को तोड़ने पर पाबंदी लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि इनके सूखे फूल मिट्टी में गिरते हैं तो उन्हीं से क्या बनते हैं? पौधे बनते हैं। अगर फूल तोड़े जाने लगेंगे तो क्या होगा कि पौधे नहीं बन पाएंगे, ठीक है। इसलिए इनको तोड़ने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। तोड़ने वाले को 25,000 रुपये का जुर्माना या 3 साल की कैद दे सकती है, ठीक है। भारत में नीलकुरिंजी की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो भारत में नीलकुरिंजी की 40 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। नीलकुरिंजी की 40 से अधिक प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। नीलकुरिंजी है क्या? यह दक्षिण भारत में, पहली बात तो ये दक्षिण भारत के पश्चिम घाट पे 1800 मीटर ऊंचे 16 घास के मैदानों में, कौन से घास के मैदानों में दोस्तों? 16 घास के मैदानों में, ये याद रखिएगा। 16 घास के मैदानों में बहुतायत में पाया जाने वाला एक पौधा है नीलकुरिंजी, ठीक है। और इसके अलावा इसके फूल जो है 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। कितने वर्ष में एक बार खिलते हैं? 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। नीलगिरी पर्वत का नाम इन्हीं नीले कुरिंजी फूलों के नाम पे पड़ा है। नीलगिरी पर्वत का नाम इन्हीं पर फूलों के नाम पर पड़ा है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। तो ये रहा नीलकुरिंजी से संबंधित कुछ तथ्य, ठीक है। क्लियर हुआ। अब समझ लेते हैं चीता संरक्षण के बारे में। चीता संरक्षण क्या है? देखिए, चीतों की संख्या हो गई थी कम या खत्म या दिखाई नहीं दे रहे थे, उससे संबंधित कुछ टॉपिक होंगे। दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते आएंगे? 12 चीते भारत में स्थानांतरित होंगे। दक्षिण अफ्रीका से कितने? 12, ठीक ना। दक्षिण अफ्रीका और भारत ने एक समझौता किया है। इस समझौते के अनुसार क्या हुआ कि फरवरी 2023 में 12 चीतों को भारत लाया जाना है। फरवरी 2023 में 12 चीतों को भारत लाया जाना है और इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। कौन से नेशनल पार्क में? कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को रखा जाएगा। और इनका उद्देश्य क्या है कि इकोसिस्टम में चीतों को फिर से डेवलप करना। इकोसिस्टम में चीते खत्म हो गए थे तो इनको फिर से डेवलप करना इनका प्रमुख उद्देश्य रहा है, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देख लेते हैं कि भारत और अफ्रीका के बीच अंतर
महाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना के तहत, किस परियोजना के तहत, अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना के तहत अफ्रीकी चीतों को भारत लाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, कौन से नेशनल पार्क में, कूनो नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में, 12 चीतों को लाया जाएगा। ठीक ना। इससे पहले भी क्या हुआ था कि कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से कितने चीते आए थे, 8 चीतों को स्थानांतरित किया गया था। ठीक ना। विश्व भर में लगभग चीतों की संख्या कितनी है, 7,000 है। इनकी अधिकांश संख्या कहाँ पाई जाती है, अफ्रीकी महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चीते से संबंधित ये तथ्य रहा। आगे देख लेते हैं भारत में चीतों की स्थिति क्या है। ठीक, तो सबसे इम्पोर्टेंट, भारत में चीतों को आखिरी बार 1948 में देखा गया था। भारत में चीतों को आखिरी बार कब देखा गया था, 1948 में देखा गया था। और 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया। ये कहा गया कि भारत में चीते हैं नहीं, इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया। हाल ही में नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया। कितने चीतों को, 8 चीतों को कहाँ से लाया गया, नामीबिया से। और अभी दक्षिण अफ्रीका से भारत आप 12 चीते और भी आने वाले हैं। ठीक है। भारत में इनकी संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया एक कदम है। क्या किया गया कि भारत में इनकी संख्या बढ़ जाए, इसके लिए ये कार्य किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब है हैदरपुर आर्द्रभूमि को जल रहित किया गया। तीसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे कि हैदरपुर आर्द्रभूमि को जल रहित किया गया। एक पार्ट में हम लोग 5 या 6 टॉपिक देखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब है कि हैदरपुर आर्द्रभूमि को जल रहित किया गया। पहली बात तो उत्तर प्रदेश पर्यावरण विभाग, याद रखिएगा कौन सा विभाग, उत्तर प्रदेश पर्यावरण विभाग ने जो रामसर स्थल में संरक्षित है हैदरपुर आर्द्रभूमि को जल रहित बना दिया है। हैदरपुर आर्द्रभूमि को क्या किया गया कि जल रहित बना दिया गया। हैदरपुर आर्द्रभूमि एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है, मानव निर्मित या कृत्रिम आर्द्रभूमि है। ठीक है। कैसे बनाया गया कि 1984 में गंगा के बाढ़ के मैदान पर मध्य गंगा बैराज का निर्माण करके बनाया गया। कौन सा, मध्य गंगा बैराज का निर्माण करके हैदरपुर आर्द्रभूमि को बनाया गया। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से गंगा और सोनाली नदी के करीब, गंगा और कौन सी नदी, सोनाली नदी के बीच करीब 7,000 हेक्टेयर में फैला हुआ इलाका जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है। गंगा और सोनाली नदी के बीच करीब 7,000 हेक्टेयर में फैला हुआ इलाका जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ठीक है दोस्तों। देखिए, यह जो हैदरपुर आर्द्रभूमि है, यह हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर कौन से, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके कारण ये पहले से ही संरक्षित श्रेणी में आता है। यह आर्द्रभूमि जो है यानी हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है वो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के भीतर स्थित होता है। और यहाँ पे पाई जाने वाली प्रजातियाँ कौन सी हैं, प्रमुख प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए, घड़ियाल पाया जाता है जिसको आप क्रिटिकली इंजर्ड भी कह सकते हैं, हिरण पाया जाता है इंजर्ड, और काली चोंच वाला टैन भी है, और इंडियन स्कीमर भी है, गोल्डन महासीर, ये यहाँ पे पाए जाने वाली प्रमुख प्रजातियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और रामसर कन्वेंशन क्या है, जैसे देखिए इसको रामसर में रखा गया हैदरपुर को, तो रामसर को थोड़ा देख लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन क्या है। यह एक अंतर सरकारी संधि है, यह एक अंतर सरकारी संधि है। ये क्या करती है कि यह आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण व विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। जितने भी संरक्षित एरिए हैं, जैसे आर्द्र भूमि हुई या मैंग्रोव वाला क्षेत्र हुआ, जो भी संरक्षित है उनके लिए विवेकपूर्ण उनका उपयोग कैसा किया जाए उसके लिए आइडिया बताएगी, उसकी संरक्षण कैसे किया जाए इसका आइडिया बताएगी। भारत में कुल कितने रामसर स्तर हैं दोस्तों, 75 रामसर स्तर हैं। ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। आज का चौथा टॉपिक है हमारा कि येलो बैंड डिजीज, YBD, येलो बैंड डिजीज से प्रवालों को नुकसान। येलो बैंड डिजीज क्या है, यह एक थाईलैंड में फैलने वाली, तेजी से फैलने वाली क्या है, बीमारी है, येलो बैंड डिजीज। येलो बैंड डिजीज के कारण क्या हो रहा है कि समुद्र तंत्र के विशाल हिस्सों में प्रवाल को नष्ट कर दे रही है। ये डिजीज प्रवालों को नष्ट कर रही है। ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ जैसे ये क्यों हो रहा है, क्यों संवेदनशील है, जो चट्टानों को संवेदनशील बना रही है, क्यों बना रही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ओवरफिशिंग का काम हो रहा है, प्रदूषण हो गया है, पानी का बढ़ता तापमान,
चट्टानों को येलो बैंड डिजीज के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। ये जो काम है ये चट्टानों को, जो कि प्रवाल के चट्टान हैं जिसे कोरल रीफ या मूंगे की चट्टान कह सकते हैं, उसको आप वाईबीडी के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बना रहे हैं, ठीक ना। इससे प्रवालों पर क्या प्रभाव पड़ता है जरा देखते हैं। देखिए, प्रवालों को नष्ट करने से पहले येलो बैंड डिजीज क्या करता है, जिस रंग में बदल देता है उसी से इसको नामित किया जाता है। जैसे अगर पीले रंग में बदलेगा तो उसे कहेंगे वाईबीडी यानी येलो बैंड डिजीज, ठीक ना। इस बीमारी की वजह से जो कैरिबियन चट्टान है उनको पहले से ही नुकसान पहुंच चुका है, ठीक है दोस्तों, इसलिए इससे बचना बहुत ज़रूरी है। येलो बैंड रोग जो होता है वो पर्यावरणीय तनावों के संयोजन कारण होता है, जिसमें पानी के तापमान, प्रदूषण और अवसादन में वृद्धि के साथ अधिक विस्तार के लिए अन्य जीवों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी शामिल है। क्या हो रहा है, वाईबीडी क्यों आ रहा है, येलो बैंड डिजीज क्यों आ रहा है कि जो पानी का तापमान है वो बढ़ जा रहा है, प्रदूषण बढ़ जा रहा है, उसमें अवसादन बढ़ा दिया जा रहा है, और साथ ही साथ अधिक जीवों की जो बढ़ती हुई संख्या है उससे क्या हो रहा है कि प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है, तो येलो बैंड डिजीज बढ़ रही है और प्रवालों को क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है दोस्तों। देखिए, वाईबीडी एक जीवाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है, जीवाणु, जो याद रखिएगा, वाईबीडी एक येलो बैंड डिजीज एक जीवाणु जनित रोग है। यह प्रवालों के सहजीवी संबंध में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है, नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है, जिससे प्रवालों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। यह रोग प्रवालों को पूरी तरह से नष्ट करने से पहले उनका रंग क्या करता है, पीला करता है, इस वजह से इसका नाम पड़ा है येलो बैंड डिजीज, ठीक है। शोधकर्ता क्या कहते हैं, शोधकर्ताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि अत्यधिक मत्स्यन यानी कि ओवरफिशिंग, समुद्र के जल के तापमान में वृद्धि, प्रदूषण की वजह से प्रवाल जो होते हैं इस रोग के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और प्रवालों में ये बीमारियां फैलती चली जा रही है, जिससे कि ये नष्ट होते जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आज का पांचवा और लास्ट टॉपिक है आपका कि फुकुशिमा के प्रदूषित जल को समुद्र में छोड़ने की मंजूरी। फुकुशिमा के प्रदूषित जल को समुद्र में छोड़ने की मंजूरी, ठीक है। जापान में एक जगह है फुकुशिमा, ठीक है, और इसमें से जो रेडियोधर्मी की वजह से जो दूषित जल है उसको निष्कासित निकालने का निर्णय कर लिया गया है, ठीक ना। ये मंजूरी मिल गई कि इसको आप समुद्र में छोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। यह दूषित जल सुनामी के कारण जापान के पूर्वी तट पर फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र, फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र में संचित है। वर्ष 2011 में भूकंप और सुनामी के कारण फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र नष्ट हो गया था, 2011 में ही नष्ट हो गया था। और 2023 में संकटग्रस्त फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के 12.5 लाख टन अपशिष्ट जल को प्रशांत महासागर में प्रवाहित करना शुरू कर सकता है। जापान क्या कर सकता है कि ये फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो 12.5 लाख टन अपशिष्ट जल है उसको प्रशांत महासागर में छोड़ सकता है, ये मंजूरी मिल गई है, ठीक ना। और टिट्रियम जो है, टिट्रियम, थोड़ा टाइट्रियम को समझ लेते हैं। टाइट्रियम जीवित प्राणियों के शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित और रक्त के माध्यम से तेजी से शरीर में फैलने वाला समस्थानिक है। टाइट्रियम जो है हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी रूप है। टाइट्रियम क्या है, हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी रूप है दोस्तों, ठीक है। और फिर और थोड़ा सा देख लेते हैं। जब जल में हाइड्रोजन परमाणुओं में से एक को टाइट्रियम से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो यह रेडियोधर्मी टाइट्रियम समुद्र जल बना देता है, ठीक। टाइट्रियम समुद्र जल सामान्य रासायनिक रूप से सामान्य जल के समान होता है, इस कारण अपशिष्ट जल से अलग करना महंगा, ऊर्जा गहन और समय लेने वाला सिद्ध होता है। कुल मिला जुला के आज का जो हमारा 5 टॉपिक रहा उसके बारे में एक बार फिर से बोल देते हैं हम। पहला है कि नील कुरुंजी संरक्षित पौधों की सूची में शामिल कर लिया गया है। दूसरा आपका टॉपिक है कि चीता संरक्षण, यानी कि 12 चीते जो आएंगे वो कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। इससे पहले 8 चीते कहाँ से आ गए, नामीबिया से। इनको कहाँ रखा गया है, कुनु नेशनल पार्क में रखा गया है। हैदरपुर आर्द्रभूमि को जल रहित किया गया है। ये हैदरपुर आर्द्रभूमि क्या है, हस्तिनापुर अभ्यारण्य के अंतर्गत आता और एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। येलो बैंड डिजीज से, वाईबीडी से प्रवालों को नुकसान हो रहा है। और फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के जो 12.5 टन जल है, प्रदूषित जल है, उनको प्रशांत महासागर में छोड़ने के लिए क्या हुआ, मंजूरी मिल चुकी है। तो ये 5 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। चैनल अगर पसंद आ रहा है आपको तो आप इससे क्या करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।